साल 1983 में जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया आई तो हीरो से अधिक उसके विलेन अमरीश पुरी ने सबका ध्यान खींच लिया। मैगोम्बो की बॉलीवुड के इतिहास में मील के पत्थर के समान किरदार माना जाता है। बालाजी विट्ठल अपनी किताब प्योर इविल द बैटमैन ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं, सिनेमा में खलनायक के जितने भी प्रतिरूप हो सकते हैं, मैगोम्बो ने अपनी शख्सियत में उन्हें चित्रित किया था। लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा उसे नापसंद थी। अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की उसकी अदा बिल्कुल बच्चों जैसी थी। वो अपने गुर्गों से हिटलर के अंदाज में हिल मैगोम्बो कहलवाना और अपराध के हर जघन्य काम के बाद मैगोम्बो खुश हुआ कि पंच लाइन बोलने ने दर्शकों की नज़र में उसकी दुष्टता को कम कर दिया था और वो इसके इस अदा पर ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाते थे। पंजाब का नवा शहर में जन्मे अमरीश पुरी ने अपनी पढ़ाई शिमला के बीए कॉलेज से की थी। 50 के दशक में वो बम्बई चले आए, जहां उनके दो भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे। अपनी ट्रेडमार्क हैट, चौड़े कंधे, ऊंचे कद, रोबदार आवाज के लिए मशहूर अमरीश पुरी को पहला ब्रेक भारतीय रंगमंच की मशहूर शख्सियत अलका जी ने दिया था। अमरीश पुरी ने अपनी आत्मकथा द एक्ट ऑफ लाइफ में लिखते हैं, अलका जी ने 5 मिनट के भीतर मुझे एक स्क्रिप्ट थमाकर मुझ में अथाह आत्मविश्वास भर दिया था। मुझे मालूम था कि वो लंबे गलियारों के दूसरे छोर पर अपनी मेज की तरफ आते हुए मुझे ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या रंगमंच में मेरी रुचि है? जैसे ही मैंने हाँ कहा, उन्होंने झुककर एक स्क्रिप्ट निकाली। उसी क्षण उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऑर्थर मिलर के नाटक अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज के मुख्य नायक की भूमिका करूंगा। इसके बाद अमरीश पुरी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। इसके बाद उन्होंने विजय तेंदुलकर के नाटक सखाराम बाइंडर में बहुत नाम कमाया। ये नाटक एक अविवाहित जल्दसाज की कहानी थी जो एक बेघर महिला को घर ले आता है, उसके साथ संबंध बना लेता है। इस नाटक में पुरी को गंदे अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया था। इस नाटक का ये कहकर घोर विरोध हुआ था कि एक ऐसे व्यक्ति के काम को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है जो एक स्त्री का शोषण कर रहा हो। अमरीश पुरी ने लिखा था, मुझे ये बहुत आश्चर्यजनक लगा था कि महाराष्ट्र जैसी रंगमंच की समृद्ध परंपरा रखने वाले लोगों ने उस नाटक को अश्लील माना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनुभव जीवन में चाहे जितना भद्दा और चौंकाने वाला हो, मंच पर ये कला की परतों से छनकर प्रस्तुत होता है। अमरीश पुरी के एक और मार्गदर्शक और थिएटर गुरु थे सत्यदेव दुबे। एक बार उन्होंने अमरीश पुरी को याद करते हुए कहा था, अमरीश के लिए नौकरी और थिएटर साथ साथ करना आसान नहीं था। वो अपने समय को व्यवस्थित करना जानता था, उसके पारिवारिक दायित्व थे और बढ़ते परिवार के लिए अतिरिक्त पैसा बना लेने की जरूरत भी थी। थिएटर उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं देता था। अंत में फिल्मों के लिए प्रतिबद्धता की वजह से उसने नाटकों में काम करना कम कर दिया, लेकिन तब तक वो हिंदी थिएटर में पहले ही किसी भी अभिनेता से अधिक योगदान दे चुका था। सत्यदेव दुबे ने अमरीश के बहुत विनम्र होने की खासियत पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, कोई और कलाकार शायद मुझसे उस स्तर की दांत फटकार मिलने का दावा नहीं कर सकता जो अमरीश को मुझसे मिली, लेकिन इससे वो ना तो कभी भी निरुत्साहित हुआ और ना ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैंने एक वर्कशॉप में कहा था कि महिलाओं में समर्पण की भावना के कारण सीखने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। मैंने आगे ये भी जोर दिया कि अमरीश थिएटर में मुझे अब तक मिली सर्वश्रेष्ठ महिला है। अमरीश पुरी की रंगमंच प्रतिभा को पहचान कर श्याम बेनेगल ने अपनी शुरुआती फिल्मों मंथन, निशांत और भूमिका में उन्हें मौका दिया। नतीजा ये हुआ कि श्याम बेनेगल और अमरीश पुरी की समानांतर सिनेमा की जोड़ी बन गई। अमरीश ने पहली फिल्म तब की जब वो 40 वर्ष के होने वाले थे।
श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था, अमरीश के नाटक देखा करता था। निशांत में लेने से पहले मैं उसे एक मित्र के तौर पर जानता था। निशांत के लिए मैं एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति चाहता था। उसके व्यक्तित्व में एक प्रभुत्व था जो पर्दे पर उभर कर सामने आया। उसने इतने अच्छे ढंग से काम किया कि उसे तराशने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, अमरीश ने मंदिर में एक फकीर की भूमिका की और एक और बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसका युवा अभिनेताओं के साथ बहुत बढ़िया तालमेल होता था। सरदारी बेगम में एक युवा अभिनेत्री स्मिता मिश्रा बहुत घबराई हुई थी और सही अभिनय नहीं कर पा रही थी। मैं गुस्से में उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन अमरीश ने उसे बहुत हौसला दिया और उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। खुद अमरीश ने स्वीकार किया था कि श्याम बेनेगल के साथ काम करने से उनका कैरियर निखरा। अपनी आत्मकथा में अमरीश लिखते हैं, श्याम दर्शाए जा रहे दृश्य के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं और अपनी योजनाओं में किसी तरह का व्यवधान नहीं सहन करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सुझावों और सुधारों को प्रोत्साहित नहीं करते। उनका सिर्फ यह कहना होता है कि उनके निर्देशों में किसी तरह के प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी उन्हें पहले ही दे दी जाए। श्याम और गोविंद निहलानी दोनों जानते थे कि वो मुझसे क्या चाहते हैं और मैं जानता हूँ कि वो मुझे कैसे प्रस्तुत करेंगे। वो मुझे सिर्फ ठोस और अर्थपूर्ण भूमिकाएं ही देंगे। समानांतर सिनेमा मैं और किसी के साथ कर ही नहीं सकता था। विजय तेंदुलकर के लिखे गए कई नाटकों और फिल्मों में अमरीश पुरी ने काम किया है। उन्होंने अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए लिखा था, मैंने अमरीश को जब पहली बार मंच पर देखा तो मुझे उसकी काम करने की गति ने आकर्षित किया था। उसकी आवाज़ भी रंगमंच के बहुत अनुकूल थी। सखाराम बाइंडर के अभिनय में तो उसने अपनी आत्मा ही डाल दी थी। थिएटर ने उसे तराशा था। उसका अभिनय मशीनी नहीं था। सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म में वो ऐसे मौके बना देता जो आप पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। अमरीश पुरी ने अपने एक और निर्देशक गिरीश कर्नाड को एक दार्शनिक नाटककार का उपनाम दिया था। गिरीश कर्नाड ने अपनी आत्मकथा द लाइफ एट प्ले में अमरीश पुरी के साथ अपनी पहली भेंट को याद करते हुए लिखा था, अमरीश जब रिहर्सल नहीं कर रहा होता था तो वो ग्रुप से बाहर टहलता रहता। सत्यदेव दुबे उसे प्रशिक्षित निर्देशित करते और दांतते फटकारते कहते, जब मुझे कारू फिल्म का निर्देशन मिला तो मैंने अमरीश को लिया। उनके लिए कन्नड़ भाषा न आना फिल्म के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन गया। वे कुछ संवादों को याद करने की घंटों कोशिश करते, लेकिन जैसे ही कैमरा चालू होता वो हताश होकर अपने माथे पर हाथ मारते। उन्होंने कहा, मुझे पूरी फिल्म में उनके संवादों को कम करके सिर्फ 6 लाइनों का करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि वो एक तरह से फिल्म के मुख्य पात्र बन गया, लेकिन उन्होंने कम संवादों के बावजूद अपने अभिनय से अपने आप को उस फिल्म में झोंक दिया। कारू बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट हुई। अमरीश पुरी में किसी क्षण को पकड़ लेने की अद्भुत क्षमता थी। उनके साथी रहे और कई फिल्मों में उनके निर्देशक रहे। गोविंद निहलानी कहते हैं, तमस में अमरीश ने लाजवाब काम किया है। उसमें उन्होंने एक बुजुर्ग सिख की भूमिका की है जिसमें जुझारू भावना है। एक सीन में जिसमें वो अपने पोते और बहू के साथ बैठा है और उसका बेटा मौजूद नहीं है, उस सीन को कोई और अभिनेता कर नहीं सकता था। उस सीन में उन्हें अरदास की कुछ लाइनें पढ़नी थी। उन्होंने अरदास तो याद कर ली, लेकिन सत्संग में दिए जाने वाले भाषण को याद नहीं कर सके। तब हमने एक बोर्ड लगाया जिस पर वो पैरा लिखा जा सकता था। अमरीश ने खुद अपनी लिखावट में उर्दू में वो पैरा लिखा। बोर्ड को हमने विभिन्न कैमरों की स्थिति के अनुसार लगा दिया था। अमरीश ने एक बार में ही वो शॉट दे दिया। हिंदी फिल्मों के शोमैन माने जाने वाले सुभाष घई ने उन्हें पहले अपनी फिल्म क्रोधी में खलनायक का रोल दिया। सुभाष घई याद करते हैं, जब मैंने विधाता और
सौदागर फिल्म बनाई तो मुझे दिलीप कुमार के सामने एक शक्तिशाली अभिनेता की जरूरत थी। मैंने वो पात्र अमरीश को दिया। उन्होंने दोनों फिल्मों में अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। मैं उन्हें एक ऐसा अभिनेता मानता हूँ जिसने कभी अपने निर्देशक को निराश नहीं किया। जब वो सेट पर होते थे, तमाम दोस्ती को छोड़कर निर्देशक को हमेशा एक प्रशिक्षक के तौर पर देखते थे। यादें फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं उन पर चिल्लाया था, लेकिन उन्होंने इसका बुरा नहीं माना। बाद में मुझे ही बहुत शर्म आई और मैंने जाकर उनसे माफ़ी मांगी थी। अमरीश पुरी ने गांधी फिल्म में भी काम किया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के अमीर व्यापारी खान की भूमिका दी गई थी, जो गांधी को वो प्राप्त करने में मदद करता है जो वो भारत के लिए चाहते थे। सर रिचर्ड एटनबरो ने पुरी पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। अमरीश पुरी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एटनबरो गांधी की पटकथा के साथ 16 साल तक जिए। उन साल के दौरान उन्होंने पटकथा के एक एक शब्द को सटीक बनाया। शूटिंग शुरू होने के एक माह पहले सबको पटकथा की सजल्द प्रति उपलब्ध करा दी गई थी। सभी अभिनेताओं से उम्मीद की जाती थी कि जब वो सेट पर आए तो उन्हें अपने संवाद याद हो। एटनबरो बहुत धैर्यवान निर्देशक है। वो कैमरे के ठीक नीचे बैठ जाते और इतनी कोमलता से साउंड एक्शन की घोषणा करते कि कभी कभी तो उनके शब्द सुनाई ही नहीं पड़ते थे। वो अपनी आवाज़ का स्तर धीमा रखते थे जिससे कि अभिनेताओं की एकाग्रता भंग ना हो। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निर्देशक स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी उन्हें अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स में खलनायक का रोल दिया। शुरू में पुरी को इंडियाना जोन्स की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। एटनबरो को फ़ोन कर उनसे सलाह मांगी। एटनबरो ने उनसे कहा, मूर्ख मत बनाओ। इस समय मैं स्टीवन को दुनिया के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक मानता हूँ। अगर स्टीवन ने तुम्हें बुलाया है तो उनके मन में तुम्हारे लिए जरूर कुछ होगा। ये शख्स मामूली कहानी में भी जान डाल देता है। अमरीश ने एटनबरो की बात मान ली। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, स्पिलबर्ग साधारण विषय को भी आश्चर्यजनक बना सकते हैं। वो इतने कठोर परिश्रमी हैं कि वो एक फिल्म की शूटिंग करते हुए कम से कम 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते। 2 साल लगातार जब तक वो स्क्रिप्ट में कई व्यापक संशोधन नहीं कर लेते, वो उसकी शूटिंग नहीं शुरू करते। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गंजेपन को भारत में फैशन बना दिया। एक जमाने में उनके सिर पर घने बाल हुआ करते थे। उन्हें एक फिल्म दिल तुझको दिया के निर्देशक राकेश कुमार ने दादा की भूमिका के लिए अपने बाल मुड़वा देने के लिए फुसला लिया। उनसे कहा गया कि फिल्म 1.5 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन फिल्म को बनने में पूरे 1.5 साल लग गए। इस दौरान अमरीश पुरी उस गंजे सिर के आदी हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर कभी बाल नहीं रखे, लेकिन जब कभी सूरज की गर्मी उनके सर को परेशान करती तो वो हैट पहन लेते थे। धीरे धीरे हैट उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गया। उन्होंने तरह तरह की हैट जमा करनी शुरू कर दी। हैट के अलावा उन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी शौक था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था, मेरे साइज के जूते ढूंढना बहुत कठिन है, इसलिए एक बार जब मैं आगरा गया तो मैंने 65 जोड़े जूते एक साथ खरीद लिए, लेकिन वो स्टॉक भी जल्द ही खत्म हो गया। शूटिंग के दौरान अगर कोई जूता मुझे पसंद आ जाए तो मैं निर्माता से उसे मुझे उपहार में देने के लिए मना लेता हूँ। लोगों के हाव भाव का सूक्ष्म निरीक्षण करना उनकी आदत थी। उनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, कार से चलते हुए भी वो नोट किया करते थे कि पुलिस के हवलदार की कमीज का फिट कैसा है, उसके जूते कितने पुराने हैं। फिल्म गर्दिश में उन्होंने ये रोल बखूबी निभाया था। अमरीश पुरी ने कुल
316 फिल्मों में काम किया। श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटेन हीरो उनकी आखिरी फिल्म थी। अपने अंतिम समय में वो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। 12 जनवरी 2005 के 73 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। बहुत कम फिल्मी हस्तियां हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान साल 1979 में थिएटर में उनके योगदान के लिए दिया गया था।